चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोलराइजेशन। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? मान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रैवल कर रही है ना। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है। तो आपकी वेव इस तरीके से ट्रैवल करती आ रही है, जैसा हमने भी देखा। क्लियर? वेव ट्रैवल करेगी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर फेस चेंज होगा। तो आप ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ये टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एक फिगर बनाएगा। जैसे जैसे आगे ट्रैवल करते जाएगा, इसका जो टिप है, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो टिप है, ये टाइम के एक्सिस पर कुछ ना कुछ फिगर बनाता है। उस फिगर को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर? तो पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में बेसिकली तीन तरीके के हैं। एक है आपका लीनियर, दूसरा है आपका एलिप्टिकल और तीसरा है आपका सर्क्यूलर। क्लियर? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है दिमाग में कि पोलराइजेशन क्यों पढ़ें, क्यों इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेव लीनियरली पोलराइज्ड है, जैसे जैसे वेव आगे ट्रैवल करते जा रही है, आपकी वेव कैसी है, एक लीनियर पोलराइजेशन को फॉर्म कर रही है। अगर आपका रिसीविंग एंटीना भी लीनियरली पोलराइज्ड होगा तो वेव के स्ट्राइक होने के बाद उस रिसीविंग एंटीना के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है मतलब मैक्सिमम सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो जो पोलराइजेशन है वो वेव की प्रॉपर्टीज के साथ में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन को पढ़ना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक लीनियर पोलराइजेशन से। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेते हैं स्टार्टिंग से, E ऑफ z कॉमा t इज इक्वल्स टू E1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z ब्रैकेट के बाहर e कैप x। वेव ये बता रही है कि आपकी जो एक्चुअल ट्रेवलिंग वेव है वो z डायरेक्शन में मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए कैप x डायरेक्शन में है। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर एक वेक्टर फॉर्म करूं, कंसिडर दिस x y एंड z, तो अगर मैं z की एक कांस्टेंट वैल्यू रख दूं, है ना, फॉर एग्जांपल आप z की कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू रख दीजिए, और अगर आप देखें z की एक फिक्स्ड वैल्यू पर कॉस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। कॉस का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो +1 और मिनिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है -1। क्लियर? तो ये हो सकता है प्लस E1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z, तो प्लस E1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z इस डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद ए कैप x, और माइनस E1 ई की पावर माइनस अल्फा z इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? माइनस साइन क्या बताएगी कि माइनस ए कैप x डायरेक्शन में है। तो ऐसी वेव जो आती है या तो इधर या तो इधर, उसको हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? लीनियरली पोलराइज्ड वेव दो सिग्नल्स मतलब दो वेव्स को भी मिला के बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सिग्नल ले लेता हूँ, E ऑफ z कॉमा t इज इक्वल्स टू E1 ई की पावर माइनस अल्फा z कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा x प्लस E2 ई की पावर माइनस अल्फा z कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z ब्रैकेट के बाहर आएगा ए कैप y। क्लियर? पहले एक अकेली वेव थी तो आपने बता दिया कि आपकी जो वेव है, जो आपका पोलराइजेशन है वो लीनियर पोलराइजेशन है अलोंग x एक्सिस। यहां पर x और y दोनों डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, तो जिसका भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, उस डायरेक्शन में वेव जो होगी लीनियरली पोलराइज्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मान लेता हूं E1 इज इक्वल्स टू E2। अगर E1 इज इक्वल्स टू E2 है तो इसका जो एंगल बनेगा वो होगा tan इनवर्स, आप लिखेंगे दिस विल बी E2 बाई E1 tan इनवर्स E2 बाई E1। इफ E1 इज इक्वल्स टू E2 तो ये कैंसल, तो हो जाएगा 1, आई एम सॉरी tan इनवर्स 1। तो tan
इनवर्स 1 जो होता है वो होता है 45 डिग्री। इसका मतलब आपकी जो वेव है वो कहीं इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है थीटा, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। इसका मतलब है दिस वेव इज पोलराइज्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और अगर रिसीविंग एंटीना भी है ना पोलराइज्ड हुआ 45 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो जब ये वेव रिसीविंग एंटीना से जाके टकराएगी, स्ट्राइक होगी, तो उस रिसीविंग एंटीना के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर? चलिए दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, इलेप्टिकल पोलराइजेशन। क्लियर? वेव हम यही रखते हैं और इसी में हम चारों केसेस को विजुअलाइज करते हैं। क्लियर? तो अब एक बार जनरल वेव में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी जो वेव थी E ऑफ z कामा t इज इक्वल्स टू E1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z, मान लेते हैं एक एक्स डायरेक्शन में है, प्लस E2 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा z cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा z प्लस फाई। लीनियर पोलराइजेशन में हमने देखा था कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, बाकी इलेप्टिकल और सर्कुलर में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा फाई। क्लियर? तो ये जनरल इक्वेशन अब हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वेव आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये वेव आपकी जा रही है प्लस ए कैप वाई डायरेक्शन में। क्लियर? ओवरऑल वेव ट्रैवल कर रही है जेड डायरेक्शन में। क्लियर? चलिए इसको अब हम स्टडी करते हैं। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या पता करने के लिए कौन सा पोलराइजेशन है, आपको एक प्रॉपर मेथड से ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ केसेस लेके चलता हूँ। पहला केस मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है E1 इज नॉट इक्वल टू E2। क्लियर? और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो माइनस पाई बाई 2। पहली प्रोबेबिलिटी E1 इज नॉट इक्वल टू E2 और दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, माइनस पाई बाई 2। तो कुछ स्टेप्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहली स्टेप जो है वो आप z की जगह पर 0 रख दीजिए। क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ पे E ऑफ 0 कामा t इज इक्वल्स टू E1, e की पावर 0 इज 1, cos ऑफ ओमेगा t ए कैप x प्लस E2 cos ऑफ ओमेगा t, फाई की जगह मैंने रख दिया माइनस पाई बाई 2, ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 ए कैप y, ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। क्लियर? cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। E ऑफ 0 कामा t को आप लिख सकते हैं E1 cos ओमेगा t ए कैप x प्लस E2 साइन ओमेगा t ए कैप y। क्लियर? चलिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इंडिविजुअल्स को मैं देखूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ए कैप x डायरेक्शन में जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और अगर मैं लिखूं तो मैं आसानी से लिख सकता हूं Ex ऑफ 0 कामा t इज इक्वल टू E1 cos ओमेगा t। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को लिख दिया। कहने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली आप इस फील्ड को भी लिख सकते हैं, इस फील्ड को आप लिख सकते हैं इस तरीके से Ey, चलिए इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ E1 नीचे आ जाएगा तो E1 इज इक्वल टू cos ओमेगा t। सिमिलरली मैंने इन दोनों को रिलेट करा, अब मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा Ey ऑफ 0 कामा t अपॉन E2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। क्लियर? अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं, चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं कुछ। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो ये लिखने का तरीका होगा Ex ऑफ 0 कामा t का स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर प्लस Ey ऑफ 0 कामा t का स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन आपको मिली आउटपुट पर, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर आप गेट या आईएएस के एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर E1 और E2 दोनों बराबर नहीं है और दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस -π/2 है तो आपको मिलेगा एलिप्स। आउटपुट पर जो वेव मिलेगी वो एक एलिप्टिकल वेव मिलेगी। इस वेव को मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। आपकी वेव कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। दिस इज एन एलिप्स। क्लियर? ये एलिप्स मैंने अभी ओमेगा टी एक्सिस, ओमेगा टी की वैल्यूज पे बना रहा हूँ। ये है मेरी y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस। एलिप्स में भी अब दो कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एलिप्स तो बना रहा है, पर किस तरीके से बना रहा है, राइट हैंड साइड जाके एलिप्स बना रहा है या लेफ्ट हैंड साइड जाके एलिप्स बना रहा है। क्लियर? किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। तो यहां से दो पॉइंट आते हैं, एक होता है राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव और एक होती है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? तो देखते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को देख लें, फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूं, मैं अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, क्लियर, तो कॉस 0 हो गया 1 और साइन 0 हो गया 0। तो अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो मुझे मिलेगा E1 इंटू ए कैप एक्स। E1 इंटू ए कैप एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर वैल्यू। क्लियर? तो पहला, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हर बार न्यूमेरिकल करते टाइम आप यही चीजें पुट करें तो बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट केस में मैं डालना चाह रहा हूं ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/2, मेक इट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/2। जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू जगह मैंने π/2 डाला तो आप देख सकते हैं ये हो गया cos 90 0 और sin 90 हो गया आपका 1, दैट इज E2 इंटू ए कैप वाई। तो E2 इंटू ए कैप वाई के बारे में बात करें तो ये हमारी वेव होगी ए कैप वाई डायरेक्शन में। क्लियर? तो E2 इंटू ए कैप वाई डायरेक्शन आपका यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका E2 और ये हो गया आपका E1, यानी कि वेव आपकी कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। क्लियर? तो ये जो वेव ट्रैवल कर रही है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर? दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ये धीरे धीरे राइट की तरफ आएगी। इट्स कॉल्ड एज राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? सिमिलरली अगर फेज डिफरेंस प्लस π/2 हो गया, E1 इज नॉट इज इक्वल्स टू E2 एंड phi इज इक्वल्स टू π/2। क्लियर? अगर फेज डिफरेंस कितना हो गया प्लस π/2, तो आप देख सकते हैं अगर यहां पर मुझे प्लस π/2 डालना पड़ेगा और अगर cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर अब आप इसका इलेप्टिकल पोलराइजेशन देखें, क्लियर, तो पहले एट ओमेगा टी की वैल्यू में 0 डालता हूं, cos 0 1, sin 0 इज अगेन 0। तो आप जैसे ही डालेंगे तो आपको मिलेगा E1 ए कैप एक्स, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट E1 ए कैप एक्स, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। क्लियर? और अगर आप ओमेगा टी की जगह पर अब π/2 डालते हैं तो cos 90 0, sin 90 विल बी 1, तो आपको आउटपुट पर मिलेगा -2 ए कैप वाई, माइनस E2 ए कैप वाई, प्लस ए कैप वाई ऊपर है तो माइनस ए कैप वाई कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो ये रहा आपका E2, ये रहा आपका E1। तो आप इस तरफ जाएंगे यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रही आपकी एक नया पोलराइजेशन मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज योर लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? तो ये हो गया राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव और एक हो गया लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो केसेस हमने देख लिए, E1 इज नॉट इक्वल टू E2 का एक केस लिया, इसके अंदर दो केस लिए, phi इज इक्वल्स टू प्लस π/2 एंड phi इज इक्वल्स टू माइनस π/2। नेक्स्ट हम केस देखते हैं। अगर अब हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सेम इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं कर रही हम इक्वेशंस में, E1 इज इक्वल्स टू E2। अगर E1 इक्वल्स टू E2 हो गया
तब हम दोनों केस देखेंगे, एक phi इज इक्वल्स टू पाई बाई टू वाला और एक phi इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू वाला। क्लियर? देखते हैं E1 इज इक्वल्स टू E2, सेम वेव है, वापस से रिजॉल्व करेंगे। स्टेप 1 z की जगह पर 0 डाल दें, 0 कॉमा t इज इक्वल्स टू E1 cos ऑफ ओमेगा t a कैप x प्लस E2 cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। क्लियर? तो पहले मैं ले रहा हूं फाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू का केस, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट के बाहर आएगा ए कैप वाई। क्लियर? चलिए, अगर आप ये केस ले रहे हैं तो आपने डाल दिया z की जगह पर 0, फिर से आप इक्वेशन इन दोनों का एक बार इक्वेट करें और सेकंड स्टेप में इन दोनों को इक्वेट करें। तो मैं लिखना चाह रहा हूं e ऑफ, चलिए इसको इक्वेट करने के पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एक स्टेप और रिजॉल्व कर लेते हैं इसको हम। e ऑफ 0 कॉमा t इज इक्वल्स टू E1 cos ओमेगा t ए कैप x प्लस E2 साइन ओमेगा t ए कैप y। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। लिखने का तरीका Ex ऑफ 0 कॉमा t, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू E1 cos ओमेगा t। इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इनको लिखने का तरीका Ey ऑफ 0 कॉमा t इज इक्वल्स टू E2 साइन ओमेगा t। क्लियर? यहां से आप cos ओमेगा t की वैल्यू निकाल दें। Ex ऑफ 0 कॉमा t अपॉन E1 इज इक्वल्स टू cos ओमेगा t। यहां से आप निकाल दें Ey ऑफ 0 कॉमा t अपॉन E2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा t। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो अब यहाँ पर अब हमको एक नई इक्वेशन मिलने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को वापस से स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स ऑफ 0 कॉमा टी, ई स्क्वायर एक्स ऑफ 0 कॉमा टी अपॉन E1 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वाई ऑफ 0 कॉमा टी अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पर हमारी कंडीशन ये है कि E1 शुड बी इक्वल टू E2, E1 शुड बी इक्वल टू E2, मेक इट अगेन E1। तो यहां से अब हमको मिला ई स्क्वायर एक्स ऑफ 0 कॉमा टी प्लस ई स्क्वायर वाई ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू E1 स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर E1 इज इक्वल्स टू E2 है तो यह पक्की बात है कि आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव मिलेगी। अब हमको देखना है कि वो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव है या लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर? चलिए अब वापस से इस इक्वेशन में हम डालते हैं वैल्यूज को। क्लियर? चलिए इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को वापस से पुट ऑन करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ओमेगा टी एक्सिस पर बना देता हूं एक सर्कल। कंसिडर इट अ सर्कल ओमेगा टी। क्लियर? चलिए इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं ओमेगा टी की जगह पर 0, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो कॉस 0 हो गया 1, मिलेगा E1 ए कैप x, दिस इज E1 इन x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। क्लियर? और अगर अब मैं ओमेगा टी की जगह पर पाई बाय 2 डालता हूं तो cos 90 0, sin 90 विल बी 1, दैट इज हियर, दिस इज योर E1। ये अब जो है आपकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेव जा रही है। क्लियर? सिमिलरली जब आप फाई की जगह पर माइनस पाई बाय 2 डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएंगे। अब जो वेव जाएगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। तो एक हो गई आपकी राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव और एक हो जाएगी आपकी लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। थैंक यू।